अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की प्रिपरेशन। ये टॉपिक बहुत ही कमाल का टॉपिक है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि सोडियम मेटल को कैसे बनाते हैं। सोडियम मेटल आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये वाली बात समझाई थी जब मैं मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था कि सोडियम को अगर पानी पर डाल दे तो क्या होगा, पानी पर आग लग जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हाइड्रोजन जो लिबरेट होगी वो क्या करेगी, आग पकड़ लेगी। मतलब सोडियम को पानी पर डालने से आग लगाई जा सकती है। तो ये सोडियम बनता कैसे होगा या कौन से कंपाउंड से बनता होगा? तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि जो आप रोजाना खाते हैं यानी कि टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उससे बनता है सोडियम। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि सोडियम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और ये हम करेंगे कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से। और इलेक्ट्रोलिसिस कहां पर होती है? एक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में यकीनन आप जानते होंगे, लेकिन मैं इतनी सी बात बता देता हूं कि अगर आप क्या करें, बिजली पास करें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर केमिकल रिएक्शन करवा लें और उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएं, जैसे कि हम यहाँ पर सोडियम बनाएंगे, तो इस अमल को हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। तो यही आज का टॉपिक है। इलेक्ट्रोलिसिस एक सेल में होगी जिसका नाम है डाउन सेल, बड़े पैमाने पर होगी, सो वी कॉल्ड इट कमर्शियल प्रिपरेशन। और ये सोडियम की है जी प्रिपरेशन। सिंपल सा है क्वेश्चन आज का, इसको हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पता है तो बस मामला खत्म, यानी आपको यहीं के यहीं क्वेश्चन याद हो गया और अभी हो भी जाएगा। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब सवाल ये है कि ये बनेगा कैसे, यानी आपको एक पुरानी बात तो याद मैं करवा ही देता हूं, और वो बात ये है कि सेल बनता कैसे है, या आप ऐसा सेल जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल सकते हैं, वो सेल बनता कैसे है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, उसमें दो होते हैं इलेक्ट्रोड्स, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो ये बेसिक सेंस है, यानी एक सिंपल स्ट्रक्चर है या एक डब्बा है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड पड़े हैं, एक का नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड। ये दो बात ही आसान। लेकिन देखें, हर एक चीज के लिए हमें जो डब्बा है या वो जो सेल है उसकी जो शेप है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली डिजाइन करनी पड़ेगी। तो वो डिजाइन क्या है और वो किस तरह से हमें हेल्प करता है वो हम यहाँ पर मजीद समझ लेंगे। लेकिन पुरानी बात वही रहेगी कि कंस्ट्रक्शन में एनोड और कैथोड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनोड कैसा होगा। अब ये आपके पास क्या है, सर्कुलर एनोड। आपने इसको ऐसे करके बना लेना है, ठीक है। ये गोल समझ लीजिए, सिक्के की तरह, टिक्की की तरह, या फिर एक फ्लैट जैसे कोई स्ट्रक्चर हो, लेकिन है क्या, राउंड, गोल। और ये आपके पास एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर बन गया। ये आप बोलेंगे कि ये बना हुआ है कार्बन का, तो कार्बन का क्या हुआ, एनोड, ठीक है। फिलहाल मुकम्मल स्ट्रक्चर करते करते आपको सारी बात समझ में आती जाएगी। तो ये क्या है, ये गोल सा स्ट्रक्चर है आपके पास। फिर आप सेल की एक आउटर बाउंड्री बना लें ताकि आपको बाद में आसानी हो जाए। ये इसकी आउटर बाउंड्री है और आउटर बाउंड्री को बनाते बनाते आप सेल की समझ लीजिए जैकेट बना देंगे जिसके अंदर सारे सिस्टम यानी एनोड, कैथोड और हुड वगैरह रखे होंगे। तो बहरहाल मुकम्मल करते हैं इसको। जब ये आप बना ले तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से लाइन लगा देंगे। तो इस तरह आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनने लगेगा और फिर इनको जोड़ दें इस तरीके से। तो ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया, समझ ठीक है। और उसमें डब्बा हो गया, डब्बे में हमने क्या रख दिया, एनोड। और ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है कार्बन का। अब आपने एक काम करना है, एनोड के बाद क्या बनाना है, कैथोड। अब कैथोड को कैसे बनाएंगे, कैथोड को बनाने से पहले यहां पर आपने क्या करना है, इस तरह का एक और स्ट्रक्चर बनाना है। समझ लीजिए ये आपके पास एक ड्रम है और इस ड्रम, ये ड्रम जो है ना, उसके अंदर रखा हुआ है कौन, एनोड। ये कैसे बनाएंगे, देखें, ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूं आपको। अब सोचें कि ये जो ड्रम है ना, ये क्या हुआ है, बंद। भाई देखो ना, ड्रम की चारों तरफ की क्या होंगी, दीवारें होंगी। तो समझ लीजिए मैं इसको इस तरह दिखा रहा हूं कि वो ट्रांसपेरेंट रहे और अंदर भी आपको नजर आ जाए कि अंदर एनोड पड़ा हुआ है। लेकिन आप समझ लें कि ये ड्रम पड़ा है, लेकिन इस ड्रम की जो दीवारें हैं ना, वो कैसी हैं, वो पोरस हैं, सुराखदार हैं। तो आप कहोगे कि ये ऐसे है जैसे जाली बनी हुई है, ठीक है। ये जाली का क्या काम है, ये मैं आगे जाके आपको डिस्क्राइब करूंगा। ये आपको उस जाली की बैक साइड से या पिछली दीवार भी नजर आ रही है। तो ये एक सिंपल सी बात थी। क्या बात थी, आपको मैंने दोबारा बता दूं कि ये आपके पास एक ऐसा गोल ड्रम की तरह है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एनोड पड़ा हुआ है। और इस ड्रम की दीवारें कैसी हैं, पूरा सुराखदार स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन भी बोल सकते हैं। बहरहाल अब आप चलते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। बिल्कुल आपने ऐसा ही बनाना है।
ये हो गया डी दोबारा से ड्रम, और ये क्या कर रहा है ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए ये मैं इसकी दीवारें बना रहा हूँ। इसको हम गोल दिखाने की खातिर कुछ इस तरह से शो कर देते हैं। इसकी दीवारें पोरस नहीं है और ये सॉलिड दीवारों पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर मैं इसको सॉलिड बना दूंगा तो क्या होगा, फिर आपको अंदर नजर नहीं आएगा कि अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो आप क्या समझ में आया, बाहर एक सर्कुलर आपके पास कैथोड है, उसके अंदर एक स्क्रीन है और बिल्कुल दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, एनोड। तो ये एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। इसकी दीवारें मोटी हैं, ये मैं आपको दिखाने की खातिर ऐसे बता रहा हूं। तो अब तक आपने क्या सीख लिया, आपने ये सीखा कि यहां पर क्या लगा हुआ है, एक एनोड। अब ये एनोड बना हुआ किसका है, ये बना हुआ है जी कार्बन का, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने ये सीखा एनोड और कैथोड को अलग करने वाली क्या है, एक जाली है, जिसका नाम क्या रखा है, इसका नाम सर्कुलर या आयरन स्क्रीन आप बोल सकते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ आयरन स्क्रीन। इसका काम हम पढ़ेंगे वर्किंग में जाकर। बहरहाल आगे चलते हैं। और इसके बाद आपने सीखा कि लास्ट में जो सबसे बाहर सराउंड किए हुए आपके पास एक सॉलिड दीवारों वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। और ये कैथोड किसका बना हुआ है, ये बना है आयरन का। इसको आप सर्कुलर, जैसे कि ये दिख भी रहा है आपको, तो सर्कुलर कैथोड ऑफ आयरन भी बोल सकते हैं। तो ये था सिंपल सा आपके पास एक प्रोसेस। लेकिन अब एनोड कैथोड तो कंप्लीट हो गए, एक चीज और भी यहाँ पर रहती है, और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर हुड भी लगा है। हुड आमतौर पर लैब्स में इस्तेमाल होता है ताकि गैसेस को डिस्चार्ज किया जाए। तो आप भी समझ लें कि यहाँ पर एक हुड लगा है जो कि गैसेस को डिस्चार्ज करने का काम करता है। ये समझ लीजिए ऐसा है जैसे कि एक उल्टी फनल रखी हुई हो, यानी ये भी सर्कुलर होगा, ये बैक साइड और ये इसकी फ्रंट साइड। तो ये आपको नजर आया हुड, ठीक है जी। ये गैसेस को कलेक्ट करेगा, जो गैसेस बनेगी, ये गैसेस कहाँ जाएंगी, ये गैसेस यहाँ से होती हुई ऊपर से निकलेगी। जैसे एक कमरे का एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर खारिज करता है, तो समझ लीजिए ये भी एक कमरा है, एक डब्बा है जिसका एग्जॉस्ट बाहर खुल रहा है और यहाँ पर कोई चीज़ निकलेगी। क्या निकलेगी वो हम पढ़ेंगे वर्किंग में। इसी तरह से अब ये डब्बा है, इसमें कुछ डालना है, यानी इस सेल में कुछ डालना है। और वो क्या डालना है, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा है कि हमने तैयार करना है सोडियम को बाय सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड डालना है भाई, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं, बल्कि किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, फ्यूज्ड फॉर्म में डालना है। तो यहां से आप दाखिल करेंगे फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। आप इसको एक इनलेट बोल सकते हैं और इसको एक आउटलेट बोल सकते हैं। तो ये आपके पास चंद एक जिक्र मैंने कर दिए हैं किस चीज़ के बारे में, कि कुछ डालना भी है और कुछ निकलेगा भी यहाँ से। अब यहाँ से एक बड़ी अहम चीज़ जो आखिरी बात भी है, वो ये है कि सोडियम जो बनेगा उसको कहाँ से निकालेंगे। वो सोडियम को निकालने के लिए आपको यहाँ से एक क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना होगा। समझ लीजिए ये पाइप है और ये पाइप कहाँ जा रहा है, ये जो सर्कुलर हमारे पास क्या था बेटा, कैथोड, ये उसके अंदर मौजूद है, बाहर नहीं अंदर। लेकिन दिखाने की खातिर ताकि आपको नजर आ जाए, ये मैंने ऐसे दिखा दिया है, तो आपको पता चले कि ये अंदर की तरफ से जा रहा है। किसके अंदर की तरफ से, ये जो बाहर सबसे बाहर वाला सर्कुलर रिंग है उसके अंदर से होता हुआ जा रहा है। तो बहरहाल ये मैंने कई दफा दिखा दिया आपको। अब क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि इसको बाहर भी निकालना है। बाहर कैसे निकालेंगे, ये देखें, पहले आप यहाँ तक लेकर आए और फिर उसके बाद इसको मजीद बाहर निकाल दें। बेशक चाहें तो इसको नीचे की तरफ ले जाएं। यहाँ पर असल में एक मोटराइज सिस्टम होता है, या कह लीजिए एक पंप लगा होता है जो कोई चीज़ सक कर सकता है, खींच सकता है अंदर की तरफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको खींच लिया जाएगा और समझ लीजिए ये इसका आखिरी हिस्सा है। ये मैंने एक यहाँ पर टूटी भी लगा दी है जी, ठीक है जी। तो बल्कि इसको मिटाई दें यहाँ से ताकि आपको ये साफ सुथरी नज़र आ जाए। बहरहाल ये जी आपके पास खोलकर आपने सोडियम बाहर निकाल लेना है। अब कैसे चलेगा सारा काम, ये जो सेल हमने बनाया है ये वर्क कैसे करेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है, पहली हेडिंग कौन सी थी, पहली हेडिंग थी जी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो दूसरी हेडिंग है हमारे पास वो है वर्किंग की। तो आइए वर्किंग को भी देखते हैं। वर्किंग को समझने से पहले आपको अपने लास्ट ईयर की छोटी सी बातें याद करनी होंगी। वो क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस में आपने 3 हेडिंग्स लिखनी है या 3 प्रोसेसेस दिखाने हैं। दे आर वेरी इजी बिकॉज You have already learned about that in electrochemistry। लेकिन मैं यहाँ पर उसको फिर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। पहला प्रोसेस जब आप इलेक्ट्रोलिसिस में करेंगे, that is आयोनाइजेशन।
नंबर 1 आयनाइजेशन, नंबर 2 दूसरे नंबर पर आप दिखाएंगे रिएक्शन एट एनोड। सम बुक्स राइट रिएक्शन एट कैथोड फर्स्ट, बट आई एम हैबिचुअल ऑफ राइटिंग रिएक्शन ऑफ एनोड फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द रिएक्शन एट कैथोड। तो क्या हुआ जी, 3 हेडिंग्स, नंबर 1 आयनाइजेशन, नंबर 2 रिएक्शन एट एनोड एंड नंबर 3 रिएक्शन एट कैथोड। दे आर वेरी सिंपल। आइए इसको एक दफा देख लेते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन करनी किसकी है? आयोनाइजेशन हमने करनी है फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की। वो कैसे? देखो भाई, सोडियम क्लोराइड को फ्यूज कर कर पिघला कर आपने अंदर डाल देना है। सपोज कीजिए कि हम यहां पर इसको डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दिखा देता हूं कुछ ऐसे करके। ये हमने भर दिया है। क्या भर दिया है भाई? सोडियम क्लोराइड ऊपर तक भर दिया है। कैसे? इसको पिघलाकर, फ्यूज कर कर। फ्यूज करने पर होता यह है कि सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड था पहले, वो अपने आयंस में चेंज हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो पहले क्या था, सॉलिड, अब उसकी आपने की आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन करने पर वो तब्दील हो गया सोडियम आयन। बेशक आप यहाँ पे लिखेंगे गैशियस, एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड आयन गैशियस। तो अब आपने देखा कि इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अच्छा, यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आपको बताते चलते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़े से कम टेम्परेचर पर मेल्ट कर लेते हैं, जो टेम्परेचर कहलाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक इंपॉर्टेंट मालूमात है, क्योंकि यहां पर आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने को मिलती है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की थोड़ी सी मिकदार एज अ इम्प्योरिटी सोडियम क्लोराइड में डाल देते हैं। अब जब सोडियम क्लोराइड को आप मेल्ट करेंगे तो जैसे हम पढ़ते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी तरह से यहां पर एक और प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट। यानी बजाय इसके कि सोडियम क्लोराइड 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये बात याद रहे कि 801 सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है NaCl, ना कि कैल्शियम क्लोराइड का। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी सोडियम क्लोराइड में ऐड कर देने से ये मेल्ट करता है 801 की बजाय 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भाई इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम होगी। भाई जाहिर सी बात है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि मेल्ट शुदा सोडियम क्लोराइड मेल्ट ही रहे। लेकिन ये तो मुश्किल होगा ना, ज्यादा ईंधन लगेगा, जलाना पड़ेगा, लकड़ी लगेगी या गैस लगेगी, कुछ भी। तो बात यह है कि हम क्या करेंगे, 600 पर मेंटेन करेंगे, और 600 मेंटेन करने से फ्यूल की कंजप्शन कम होगी। ये एडवांटेज भी है इस सिस्टम का या इस सेल का। तो बहरहाल अब आपको समझ में आ गया, द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अब चलते हैं सेकंड प्रोसेस पर। जैसे मैंने कहा रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड की अगर हम बात करें तो पता है क्या है, तो पता ये चलना चाहिए आपको कि भाई एनोड पर एन आयन मूव्स करते हैं। ठीक है, याद रखें, कैथोड पर कैट आयन मूव करते हैं, एनोड पर एन आयन मूव करते हैं। तो देखो भाई, इन दोनों में से कैट आयन कौन सा है, सोडियम, एन आयन कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। अब एनोड कहां पर है आपको पता होना चाहिए कि एनोड ये रहा बिल्कुल दरमियान में। तो सोडियम क्लोराइड के जो आयनाइज्ड आयन्स हैं उनमें से क्लोरीन मूव करेगा किसकी जानिब, एनोड की जानिब, और वहां पर एक रिएक्शन होगा जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। एक बार याद रखें, थोड़ी अपनी आसानी की खातिर आप यहां पर 2 डाल लीजिएगा। वैसे हम ये ना भी डालें तो भी काम चल सकता है, लेकिन ऐसे आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, यानी रिएक्शन पहले भी बैलेंस था, अभी भी बैलेंस है, कोई इशू नहीं, लेकिन ऐसे तरह फायदा होगा, आपको रिएक्शन करते हुए समझ में आ जाएगी। देखिए भाई किस तरह से वो जो आगे पास क्लोराइड आयन है वो अब मूव करने लगे हैं। ले भाई, ये रहे वो क्लोराइड आयन, मैंने कहा 2 कर लीजिएगा। अब क्या होता है, एक बात याद रखें, एनोड में समझ लीजिए नून आता है, एन आता है, तो एन से निकलना या नून से निकलना, और एनोड में एन आता है, कैथोड में तो नहीं आता ना भाई। तो एनोड पर निकलना याद रखें, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, यानी हमेशा एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसलिए
आपको काफ़ी सारी बुक्स में ये मिलेगा कि एनोड पर हो रही है ऑक्सीडेशन, और फिर जाहिर सी बात है कैथोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन। तो बहरहाल एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन आपने निकालने कैसे हैं, देखिए भाई ऐसे करके निकालने हैं। कितने क्लोरीन हैं, 2, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, आप दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें और अब क्या होगा, 2 क्लोरीन एटम बनेंगे। क्लोरीन अकेला सरवाइव नहीं कर सकता एटॉमिक फॉर्म में, इसलिए वो 2 एटम मिलकर रहेंगे यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लो भाई पता चला ये 2 हमने क्यों लिखा है, अगर हम ये ना भी लिखते तो इस Cl2 की वजह से हमें 2 लगाना पड़ता, लेकिन हमने पहले लगा लिया ताकि हमारे लिए आगे समझना आसान रहे। तो आपने ये सीख लिया है क्या, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकले कितने, 2, और क्या बना, क्लोरीन। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो ये आपके पास गैसेस था, गैसेस आयन, लेकिन क्लोरीन भी यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है, यानी ये थी आज़ाद शक्ल आयन के शक्ल में। ये आपके पास मॉलिक्यूलर क्लोरीन है जो कि गैस है, और गैस क्या करती है, हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पर देखें और से, ये है एनोड। जब एनोड के इर्द गिर्द से क्या होगा, क्लोरीन गैस बनेगी तो वो ऊपर उठेगी। ऊपर क्या लगा दिया आपने, ऊपर लगा दिया आपने हुड। चाहे तो आप इसको मिटा सकते हैं कि ये पीछे से आपको नजर नहीं आता, लेकिन मैंने कुछ ग्लास फॉर्म बनाई है ताकि आपको हर चीज के अंदर कोई चीज नजर आ जाए जो होती है। बहरहाल यहां से क्लोरीन होती होती कहां पहुंचेगी, बाहर। तो अब आपको समझ में आ गई कि यहां से क्या चीज बाहर निकलेगी, Cl2 गैस, जो हमें नहीं चाहिए भाई, हमें तो बनाना है सोडियम। अच्छा, अगर आपके लिए क्लोरीन कीमती है तो आप चाहें तो क्लोरीन को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करने के बाद मुख्तलिफ क्लोरीन के कंपाउंड बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना लें बेशक। बहरहाल फिलहाल ये हमारे यहाँ पे काम का नहीं है। अब दूसरी बात, यानी दूसरा से मुराद है कि पहला था रिएक्शन एट एनोड, दूसरा रिएक्शन एट कैथोड, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं। तो थर्ड रिएक्शन है हमारे पास वो कुछ ऐसे है, रिएक्शन एट कैथोड। अब रिएक्शन एट कैथोड पर क्या होगा भाई, ऊपर वाले का उलट होगा। पहले नंबर पर तो वही लिख लीजिए कि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो नीचे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अगर ऊपर एनोड पर एन आयन मूव कर आए थे सिस्टम से, तो कैथोड पर कैट आयंस यानी सोडियम आयंस मूव कर आएंगे। तो आप खुद देखो, यहाँ पर आपके पास ये सारा का सारा एक सेल है और आयन यहाँ पर बिखरे हुए हैं। जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पर आकर क्लोरीन गैस बनकर लिबरेट हो रहे हैं, लेकिन सोडियम कहाँ जा रहे हैं, जो ग्रीन कलर में आउटर मोस्ट सराउंडिंग सर्कुलर आपके पास क्या है, कैथोड है, वो क्या करेगा, वो कुछ रिएक्शन करेगा या उस पर कुछ रिएक्शन होगा। आप समझ लीजिए वो कैसे, भाई कैथोड पर कौन मूव कर रहा है, सोडियम। तो सोडियम को ले आए यहाँ पर, एन ने कितने रखे हैं मैंने, 2, ये तो बेहतर रहता है। चूंकि एक सोडियम के पास एक पॉजिटिव आयन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चार्ज क्या है, +1। अगर वापस आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो समझ लीजिए एक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि 2 सोडियम हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक एक सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन वसूल कर लेगा और बनाएगा सोडियम मेटल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोडियम, लेकिन ये शुरू में किस हालत में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी जो सेल के अंदर है। पर जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो हम हासिल करते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर ये जो सोडियम बनाया आपने यानी लिक्विड फॉर्म में, ये कहां पर होगा, देखें। अब यहां पर आपको समझना है कि आयरन स्क्रीन क्या काम कर रही है। देखें 2 चीजें बन गई हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन गैस। अगर क्लोरीन गैस अंदर रही तो क्या होगा, वो इस सोडियम से जो कि कैथोड पर बन रहा है रिएक्शन कर सकती है। तो हमने क्या करना है, एनोड और कैथोड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करना है एक स्क्रीन के जरिए। मतलब वो जो दरमियान में एक स्क्रीन है वो आयंस को मूव करने देती है, लेकिन प्रोडक्ट्स को आपस में रिएक्शन करने नहीं देती। अगर रिएक्शन वापस हो जाएगा यानी दोबारा से जो चीज़ें बन रही हैं, क्लोरीन और सोडियम रिएक्ट कर गए तो NaCl बन जाएगा। इससे हमें फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। तो बात यह है कि प्रोडक्ट्स को अगेन रिकम्बाइन होने से रोकने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आयरन स्क्रीन। इस तरह आयरन स्क्रीन क्लोरीन को अंदर वाले यानी एनोड के हिस्से में रखेगा और सोडियम को बाहर। अब सोडियम कहाँ जमा होगा, सोडियम पिघली हुई हालत में आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। और कीजिएगा, ये चूंकि गोल है तो सोडियम आपको यहाँ हर जगह से मिल सकता है। आप चाहें तो मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको ऐसे दिखा देता हूँ।
यहाँ पर, यानी चारों तरफ मौजूद होगा। तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर हम ये करेंगे कि यहाँ से पंप के जरिए से इसे खींचेंगे। जब खींचेंगे तो सोडियम कहाँ जाएगा भाई, ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर बाहर, फिर इधर आकर जमा हो जाएगा और यहाँ से आप इसको बाहर निकाल लेंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक रख लेते हैं छोटा सा सांचा या एक केक कह लीजिए। बहरहाल ये आपने यहाँ पर एक, जैसे हम देखते हैं कि ईंटें बनती हैं तो उसके लिए लकड़ी के कुछ हिस्से बनाए जाते हैं ताकि गारे को शक्ल दी जा सके। तो समझ लीजिए ये एक शक्ल देने वाला आपके पास छोटा सा डब्बा है। अब सोडियम इसके अंदर आएगा और आ जाने के बाद क्या हो जाएगा भाई, ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो अब ये कहलाएगा सोडियम सॉलिड, यानी सोडियम अब अपने सॉलिड फॉर्म या धाती शक्ल में मौजूद है। ये थी जी सिंपल सी वर्किंग। इस वर्किंग में आपने जस्ट 3 हिस्से पढ़े हैं। आयनाइजेशन, पहले नंबर पर आपने आयनाइज किया। ये बात याद रखिएगा 1 2 3 पॉइंट्स, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक में हम डायाफ्राम सेल पढ़ेंगे, जहां पर हम सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन या ब्राइन से क्या करेंगे, तैयार करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और उसमें भी यही पॉइंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। बहरहाल वो कल की बात है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है, बड़ा आसान सा। आयनाइजेशन, रिएक्शन एट एनोड और कैथोड, 3 रिएक्शन आपने याद करने और कंस्ट्रक्शन याद करनी है और यही बातें आपने लिख देनी है और लिखने के बाद क्या होगा, आपका सवाल हल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट और भी किताब ने ऐड किया है, दैट पॉइंट इज एडवांटेज। अब एडवांटेज क्या है भाई इस रिएक्शन का, वो मैंने बता दिया है। एक तो ये फ्यूल एफिशिएंट है, क्योंकि हम 800 या 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को मेंटेन करने के बजाय 600 में मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूल कम लगेगा, तो हम कहते हैं फ्यूल एफिशिएंट। और नंबर 2 पे आप ये देख लें कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि ये सोडियम और आपके पास क्लोरीन, ये हमारे इस स्ट्रक्चर से जो कि आपने डब्बे का या सेल का रखा है उससे, या उसके क्या कहते हैं अंदर जाली रखी है, उससे रिएक्शन नहीं करता। मतलब हमारा इस तरह से जो सेल है उसके पार्ट ज़ाया भी नहीं होते। तो ये आपके पास नो रिएक्शन बिटवीन मटेरियल ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स। और नंबर 3 पर बुक लिखती है या एक अहम बात लिखती है कि नो मेटेलिक फॉग इज प्रोड्यूस्ड, जिसके पैदा होने से भी जो सेल की एफिशिएंसी है या प्रोडक्ट की जो फराहमी है वो थोड़ी सी मुश्किल या कम हो जाती है। तो ये बहरहाल था आज का टॉपिक। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।